नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिस के रूप में चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू हींग कल्टीवेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हींग कल्टीवेशन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्लांट रूट। यानी कि इस प्लांट की अगर बात करें तो ये प्लांट अपने रूट से जनरेट होता है, रूट से निकलता है, यानी कि जड़ से निकलने वाले पौधों की कैटेगरी के अंदर ये प्लांट आता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एडेमिक टू ईरान एंड अफगानिस्तान। यानी कि ईरान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वर्ल्ड में, ठीक है, उस एरिया में सबसे ज्यादा हींग कल्टीवेशन होता है। मेनली इस एरिया में एक तरह से फिक्स्ड है, कह सकते हो आप कि यहाँ पे इसकी खेती अच्छी होती है, और इसका रीजन थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। इट थ्राइव्स इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन। यानी कि ये जो प्लांट है इसके लिए ड्राई और कोल्ड डेजर्ट वाली जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है, और वो एरिया जो आपसे बोला जा रहा है ईरान और अफगानिस्तान में सूट भी करता है इसे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से, इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें हींग कल्टीवेशन की, तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। हर्बीबेरस प्लांट कैटेगरी के अंदर ये आता है, जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि भी इसका जो रूट होता है, रूट के थ्रू ही ये प्लांट ग्रो करता है। तो यानी कि ये जो बात है फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट हो गई। अगर हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो ड्राई और कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे इन्वायरमेंट ड्राई रहता है और कोल्ड रहता है, उस एरिया में इस प्लांट को ग्रो करने में काफी बेनिफिट मिलता है। यानी कि कह सकते हो कि गर्मियों में इसका टेम्परेचर 35 to 45 चला जाए, ठीक है, लेकिन विंटर में, क्योंकि विंटर काफी हेल्पफुल होता है इनके लिए टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, जहां टेम्परेचर -4 तक चला जाए उस एरिया में ये प्लांट ग्रो करता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऐसा एरिया ईरान और अफगानिस्तान के आसपास जो एरिया है वो एरिया काफी सुटेबल है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अब इसकी लोकेशन की बात करें ईरान और अफगानिस्तान की, तो हमारी कंट्री में जो जेएनके वाला जो एरिया है, यानी कि मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूं आपको, ये जेएनके है मान लीजिए, इसके साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के आगे जाकर के फिर ईरान। यानी कि आप ये कह सकते हो ईरान के बाद जो अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत पाकिस्तान और इंडिया का ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इस एरिया में से ग्रो करने में काफी बेनिफिट मिलता है। यानी कि ड्राई कोल्ड एरिया जहां पे भी होगा वहां हींग कल्टीवेशन करना काफी इजी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, रशिया हैज एग्रीड टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट। यानी कि रशिया ने हमारी कंट्री के रिक्वेस्ट पर मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है, उसने अपनी सहमति दे दी है, यानी कि उसने एग्री कर दिया कि भी हम भी पार्टिसिपेट करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। यानी कि हमारी कंट्री का जो साउदर्न एरिया है, यानी कि ये वाला जो साउदर्न एरिया नीचे का, और इस वाले एरिया को अगर हम बोले ये अरेबियन सी, और इधर अगर बात करें बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। यहां श्रीलंका है, इस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ये आपसे बोला जा रहा है, और इसके बारे में भी प्लानिंग की गई है। तो ये 2 स्टेटमेंट है मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको गिवन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको
गलत दे रखे हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, यानी कि ये 3 कंट्री है, इंडिया, जापान, ठीक है, और यूएसए, जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और मेनली जो ये जो एरिया, जिस एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है वो पैसिफिक ओशन के आसपास एरिया में ये कह सकते हो ये एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा इस बार ये प्लान किया गया, इस बार जो 2020 की एक्सरसाइज जो कि होनी थी, जो कि कोविड-19 की वजह से हो नहीं पा रही है आप कह सकते हो, तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है हमारी कंट्री में और अरेबियन सी है, उस एरिया में ये एक्सरसाइज प्लान्ड है और यहाँ पे भी कंडक्ट होती है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया था कि भी रशिया को इसमें इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि पार्टिसिपेट करने के लिए और रशिया ने एग्री कर दिया गया था, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी वो की थी ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के रिक्वेस्ट पर वे अपनी एग्रीमेंट जो भी है सहमति दे दी है। अब ये एक्सरसाइज नवंबर 2020 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ ये कंडक्ट होने वाली है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा गलत है, क्योंकि रशिया नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना था। इंडिया ने रशिया के साथ रिक्वेस्ट नहीं करी थी, ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अपनी एग्रीमेंट जो भी एग्री कर दिया था उन्होंने कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। विद रेफरेंस टू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी कि एनबीएस के बारे में पूछा जा रहा है, एनबीएस स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है द एमआरपी ऑफ ऑल फर्टिलाइजर आर डी कंट्रोल और फिक्स्ड बाय द प्राइवेट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो फार्मर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह लेते, परचेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि अब ये गवर्नमेंट इसके रेट को फिक्स नहीं करेगी, बल्कि अब गवर्नमेंट इस पे से कंट्रोल अपना हटा रही है, यानी कि डी कंट्रोल कर रही है। और अब ये जो प्राइस होगा यानी एमआरपी होगी वो फिक्स की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इंटेंड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर सो दैट द रेशियो ऑफ एनपीके, एनपीके यानी कि जो 3 फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, और फास्फोरस, ये जो मेनली 3 जो फर्टिलाइजर होते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है कि भी इसके कंजम्पशन को इंक्रीज करना इनका मेन टारगेट आप कह सकते हो, और एक रेशियो में इंक्रीज करना उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, जिसकी मीनिंग ये होगी कि भी दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई पहले एक बार समझ लेते हैं भाई ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होता गया है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हमारी कंट्री के अंदर एक स्कीम है जिसके अंदर यूरिया को छोड़ करके, यानी कि यूरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है एक तरह से, और सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रोवाइड करती है, और ये भी ध्यान रखती है कि जिसका कंजम्पशन है एक पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि ये रेशियो आप देख सकते हैं N/P/K, और इसका जो रेशियो होना चाहिए 4:2:1, यानी कि आप ये नाइट्रोजन की 4 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हाफ यूनिट, यानी फास्फोरस जो करना है आपको इसका हाफ करना है, और उसके बाद जो पोटेशियम की बात करें वो उससे भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रेशियो में इसका कंजम्पशन होना चाहिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया आपसे कि भी गवर्नमेंट डी कंट्रोल कर रही है। डी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने ऊपर से जो कंट्रोल कर रखा है मार्केट में कि प्राइस कैसे फिक्स होना है, क्या होना है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है। ये बात गलत है, गवर्नमेंट ने इसे डी कंट्रोल नहीं किया, गवर्नमेंट खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है और इसके प्राइस को फिक्स करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको गिवन था, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स आर
वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्री के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करते हैं, यानी इससे एफिलिएटेड है, आप ये बोल सकते हो। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो आपसे इंस्टीट्यूशन का नाम आपको गिवन है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून के अंदर है। और दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि भी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये जो अहमदाबाद में है। और थर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में बोला जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है। ये तीन इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर एफिलेटेड है, उसके अंदर ये काम करती है, एक तरह से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में बोल सकते हो आप। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट में से, तीनों इंस्टीट्यूशन में से करेक्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यानी थर्ड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड इंस्टीट्यूशन करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये है कि तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि तीनों की तीनों इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर एफिलिएटेड है, उसके अंदर काम करती है एज ए ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है। अगर हम बात करें ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की डिटेल में बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर एफिलिएटेड है और इसके अंदर एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश्ड है। वो इस तरह से है, फर्स्ट है आपके पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट है आपके पास इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है। उसके बाद इंडिया प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। और नेक्स्ट है CPR इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर, जो कि चेन्नई में है। और लास्ट जो 5th इंस्टीट्यूशन है वो है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो कि अहमदाबाद में। आपके लिए क्वेश्चन में तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था, बाकी आपको इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि एक देहरादून, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद, इन सारी लोकेशन में ये इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर ये स्टैब्लिश्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान सहकार स्कीम है, आयुष्मान भारत नहीं है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान सहकार स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज लॉन्च टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन सर्टन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। हमारी कंट्री में हेल्थ केयर को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, यानी कि कह सकते हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, मतलब उसको असिस्ट करने का काम कर रही है आयुष्मान सहकार स्कीम। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल एक्सटेंड टर्म लोन टू कोऑपरेटिव्स। और इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आप ये बोल सकते हो NBARD, नाबार्ड आपने सुना ही होगा कि नाबार्ड के बारे में बोला जा रहा है कि नाबार्ड जो इसके अंदर अपने जो लोन होगा उसे इंक्रीज करेगा, उसके टर्म्स को एक्सटेंड करने वाला इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्कीम प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन टू वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो लोन जो प्रोवाइड की जाती है, लोन के अंदर वुमेन को एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वो जो रिलैक्सेशन होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब जो भी रेट चल रहा होगा उससे थोड़ा कम रखा जाएगा वुमेन के लिए। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि आयुष्मान सहकार स्कीम के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर डिटेल में अगर डिस्कस करें तो हमारी कंट्री में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को, यानी कि आप ये बोल सकते हो आयुष्मान भारत को सपोर्ट करने के लिए एक और स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार। और आयुष्मान सहकार जो है ये फार्मर वेलफेयर के लिए स्टार्ट की गई है। और इसका मेन जो मोटिव आप कह सकते हो
जो मोटिव ये है कि भी हेल्थ अच्छी जब होगी जब आपके पास जो फूड सिस्टम है वो आपका अच्छा होगा। इसलिए इस प्रोग्राम को दोनों प्रोग्राम के साथ, दोनों स्कीम के साथ अटैच करके काम किया जा रहा है, आप ये बोल सकते हो। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया आपसे कि भाई ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में हेल्थ सेक्टर को ठीक करना एक उनमें से एक काम है। हाँ, उसको एक असिस्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है आयुष्मान सहकार स्कीम। यानी कि आयुष्मान सहकार स्कीम जो है हमारी कंट्री में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेशन इसे फॉर्मुलेट करती है, इसे ऑपरेट करती है, आप बोल सकते हैं। और ये एक तरह से असिस्ट करने का काम करती है आयुष्मान भारत वाली स्कीम को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी नाबार्ड के बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा था कि लोन एक्सटेंड करेंगे, ये बात गलत है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि वुमेन्स को, यानी कि वुमेन कोऑपरेटिव ग्रुप होगा, यानी कि फार्मर जब भी एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है जब उसके पास जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उन्हें लोन वगैरह, यानी कि आप ये कह सकते हो उन्हें वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना जरूरी है। यानी कि पैसे होंगे तभी तो वो अपनी खेती वगैरह का जो काम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस स्कीम में उन्हें लोन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर जो वुमेन है उसे 1% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्हें लोन मुहैया किया जाता है, यानी कि लोन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आपका कितना स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और आपके लिए जो क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि दोनों ही स्कीम आयुष्मान भारत और आयुष्मान सहकार स्कीम दोनों की आपको ये बताना है कि डेट बतानी कि कब ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हुई है, कब ये स्टार्ट हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, अच्छा ये तो आप बता देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये आता है। आयुष्मान भारत कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और किस कोलैबोरेशन के हिसाब से, स्टेट और सेंटर के रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके बता सकते हो। कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्रेंड साइड प्रिपरेशन वाला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए।